यह पाचन तंत्र का पार्ट 2 है वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको पाचन तंत्र के कुछ मुख्य अंगों के कार्य और इसकी संरचना के बारे में बता दिया था और इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसके बारे में हमने आपको पहले समझा दिया था। तो आइए एक बार रिकेप करते हैं कि आखिर पहले इसके पिछले वीडियो में क्या बताया था। उसमें बताया था कि पाचन तंत्र जो होता है मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है। मुख्य गुहा में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, दांत, जीभ और लार होता है। दांत के भी 4 प्रकार होते हैं, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। इंसीजर की संख्या अगर निचले जबड़े में बात करें तो उसकी संख्या, इंसीजर की संख्या होती है 4, कैनाइन की संख्या होता है 2 और मोलर की प्रीमोलर की संख्या होता है 4 और फाइनली 6 होता है मोलर की संख्या निचले जबड़े में। तो निचले और दोनों जबड़ों में मिला के बात करें तो दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या फाइनली कितना हो जाएगी, 16 थी। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर होता है दांत के बारे में इंडिविजुअल आपको बताया था कि दांत का जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 इसमें परत पाए जाते हैं। एक इनामेल होता है, दूसरा डेंटाइन होता है। इनामेल दांत के सबसे ऊपरी परत होता है और डेंटाइन दांत के अंदर वाला पार्ट में होता है। दांत के अंदर पार्ट में डेंटाइन जो होता है ये दांत के अधिकांश भाग को बनाता है। इनामेल जो होता है ये फ्लोरीन गैस के क्षरण से होता है, या कोई अगर ज़्यादा दांत पीसता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये दांतों का क्षरण होता है। उसके बाद आते हैं लार ग्रंथि के बारे में। हमने बताया कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। लारों का काम होता है भोजन को चिपचिपा बना देना और इन तीनों लार ग्रंथि के द्वारा 4 एंजाइम निकलते हैं जिसमें ये हो जाता है आपका, क्या बताते हैं उसमें आपको, वो लाइसोजाइम। ठीक है। इस तरह से हमने करके 4 एंजाइम बताया था जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, तोड़ने में। ठीक है। इसके बाद फाइनली हम लोग पढ़े थे जीभ के बारे में। तो जीभ एक सेंस ऑर्गन है जिसमें हमको बताया था थोड़ा से कि सेंस ऑर्गन हमारे अंदर 5 है जिसका शॉर्टकट ट्रिक होता है निट्स। इतना हम आपको बता दिए थे। फाइनली अब आगे चलते हैं। तो उस दिन हमने भोजन जो खाया था उस भोजन का पाचन आज करा रहे हैं। ठीक है यहाँ पे। तो अब आगे इसके स्ट्रक्चर, जब मुख में ये तीनों फंक्शन काम कर लेते हैं तो उसके बाद भोजन का डिसाइड होता है कि भोजन श्वास नली में जाएगा कि ग्रास नली में। तो इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मुख गुहा के तुरंत बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ये ग्रसनी जो है ना, इसको इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसमें 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पहला श्वास नली और दूसरा ग्रास नली। इसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ देखिएगा, एक होता है ग्रास नली, दूसरा होता है श्वास नली। तो अब यहाँ से डिसाइड करते हैं। देखिए ग्रास नली जो होता है ये भोजन वाला मार्ग होता है। किसका मार्ग होता है? भोजन वाला। परंतु श्वास नली जो होता है ये वायु पहुँचाने वाले मार्ग होते हैं। तो हमने तो उस दिन खाया था भोजन, तब बताइए कि भोजन जो होगा श्वास नली में जाएगा कि ग्रास नली में? तो किस नली में जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। ठीक है। परंतु भगवान ने, जो भगवान साहब हैं, भगवान साहब, उन्होंने हमारे मुख में एक ऐसा छिद्र दिया है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग उस कंडीशन में उस द्वार के द्वारा मुंह के द्वारा भी सांस ले लेते हैं और नाक के द्वारा भी सांस लेते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। ये ग्रास नली है, ये फाइनल। ठीक है। ये पाइप जो दिख रहा है इस अड़वा, ये वाला, ये क्या है? ये ग्रास नली है। और इसके नीचे ये क्या है? श्वास नली है ना। तो ग्रास नली और श्वास नली जो होता है ये फाइनली भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। दोनों का अलग फंक्शन है। अब आप ध्यान से देखिएगा ना, तो इस ग्रास नली में एक छोटा सा यहाँ पे खुला द्वार होता है, गेट होता है, झाँप होता है। ठीक है। तो उस झाँप में यहाँ छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है, ये भोजन इस श्वास नली में नहीं आता है। ठीक है। सपोज डेट कि इस ग्रास नली के द्वारा हम भोजन थूर कूच के भेज दिए किस में? ग्रास नली में। तो ये भोजन जैसे ही आएगा ना, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप, ये जैसे ये खुला हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या होगा ना कि इस पर प्रेशर पड़ने के बाद ये बंद हो जाएगा। इसको ये द्वार हम अभी आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है। तो जैसे ये बंद हो जाएगा ना, तो ये भोजन इस नली में यानी श्वास नली में नहीं आएगा। ये फाइनल कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। ठीक है। यहाँ पे तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिक्स। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिक्स। ये एपिग्लॉटिक्स क्या होता है ना कि जब भोजन खा रहते हैं तो उस कंडीशन में दिमाग इसको सिग्नल नहीं भेजता है। ठीक है। तो ये बंद नहीं होता है, जिसका कारण ये होता है कि ये फाइनली भोजन के जो कण होते हैं यानी भात या जो भी खाते हैं वो सीधे श्वास नली में आता है। तब भड़ाक दे इसे मारते हैं, नाक में पूरा चावल निकल जाता है इसे निकल के। ठीक है। यहाँ पे तो वो इसी कारण होता है। लेकिन जो स्मोकर होते हैं ना, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, वो सिगरेट को ऐसे लेते हैं मुंह में और मुंह के द्वारा खींचते हैं। मुंह के
खींचने के बाद वो फाइनली नाक के थ्रू क्या करते हैं, धुआं को निकालते हैं। तो नाक के द्वारा धुआं को कैसे निकालते हैं, देखिए हमने कहा कि ग्रास नली जो होता है इसके द्वारा वो क्या करते हैं, धुआं को खींचते हैं वो, ठीक है। धुआं को खींचने के बाद मुंह को बंद करके और प्रेशर देते हैं अंदर से, तो ये में क्या होता है कि धुआं बाहर से निकल के सीधे नाक में निकलने लगता है। मुंह से लेते हैं, नाक में फेंकते हैं, तो धुआं जो होता है ना, वो धुआं इसी मार्ग से होकर आश्वास नली से होते हुए कहा जाता है नाक में, और कुछ अंश ये फेफड़ा में चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्रसनी जो होता है इसमें दो द्वार होते हैं, एक होता है ग्रास नली, ठीक है, एक यहाँ पे एक श्वसन, यहाँ पे देखिएगा एक कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है, ठीक है। तो कंठ द्वार ये हाँ ग्रास नली, और ये क्या होता है, श्वास नली, ये जुड़ा होता है। तो फाइनली जो हमारा भोजन, जिस भोजन को हमने थूर कूच के भेजा था, वह भोजन किस में पहुँचेगा, ग्रास नली यानी ओएसोफेगस इसमें। अब देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको, ये ग्रास नली जो है ना, ये एक सिंगल पाइप के जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है। ये ग्रास नली इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है, हमने यहाँ पे भले सीधा बनाया हो लेकिन इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर होता तो हम लोग सीधे खाते और फाइनली ये डब 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 पेट में गिरता है, यहाँ पे तो बजने लगता है, ठीक है। भोजन गिरता है, जितना भी पानी पीते था इसमें गड़र गड़र करके बजता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये ग्रास नली जो होता है ये सीधा पाइप नहीं है, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ग्रास नली जो है ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कहीं पचका रहता है, कहीं फूला रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे भोजन के जब कण आते हैं, ग्रास नली, ये मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो ग्रास नली के में जब भोजन के कण यहाँ पे आते हैं तो वो भोजन के कण इसमें आगे आएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ भोजन के कण जो, तो उसका साइज़ क्या है, थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे क्रमा, देखिए यहाँ पे संकुच शिथिलन की प्रोसेस होगी, क्या होगी, शिथिलन, या शिथिलन की प्रक्रिया होगी, है ना। जबकि यहाँ पे जब तक भोजन रहेगा तब तक ये क्या होगा, फैला हुआ रहेगा, परंतु जैसे भोजन आगे की ओर बढ़ेगा तो ये जो भाग जो पहले से पुचका हुआ है, इस भाग में क्या होगा, ये भोजन आने के बाद ये शीतलन यानी फैल जाएगा ये भाग, और ये भाग क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसी तरह से ग्रास नली में स्पेस होते हैं, है ना। मतलब यहाँ से जब भोजन निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे संकुचन होने स्टार्ट हो जाएगा, यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, संकुचन की प्रक्रिया होगी। और यहाँ पे क्या होगी, जहाँ पे स्पेस कम है वहाँ पे भोजन आएगा तो क्या होगा, शिथिलन होगा, यानी फैलेगा, यहाँ पे सिकुड़ेगा। तो फैलने और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्रमानुकुंचन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्रमानुकुंचन, क्रम के अनुसार कुंचन, यानी सीक्वेंस के अनुसार ऊपर नीचे होना, ये बोला जाता है। तो भोजन देखिए हम लोग मुँह के द्वारा भी सांस लेते हैं, जैसे ऐसे सांस लेते हैं तो जो हवा का प्रेशर होता है, मुंह बंद करने के बाद फाइनली वो हवा भोजन के ऊपर दबाव डालता है, ठीक है। तो भोजनवा के ऊपर जब दबाव डालता ही नो हवा, तो इसमें क्रमानुकुंचन यानी संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। तो फाइनली धीरे धीरे भोजन आकर डब दे गिरता है, कहाँ पे, अमाशय में। मतलब एक बाइक नहीं गिरता है धबाक दे, धीरे धीरे लहे लहे आके गिरता है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ग्रास नली में जो होता है किस विधि द्वारा भोजन आगे बढ़ता है, क्रमानुकुंचन विधि द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। अब आगे हम लोग भी बढ़ते हैं, भोजन आगे बढ़ गया है तो हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद से जो भोजनवा ई है, ये वाला, ये फाइनली अमाशय में गिरेगा। अब अमाशय के यहाँ पे, अमाशय जो है ये पेट, इसको लाद भी बोला जाता है, ठीक है, लेदा यहाँ पे। तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट। एक होता है कार्डियक, दूसरा फंडिक, और तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, 3 पार्ट हो गए इसके। अब ये कार्डियक जो पार्ट है ना, ये हार्ट के जस्ट पार्ट में बगल में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हार्ट कार्डियक पड़ा है, ठीक है। आपको पता होगा कि हृदय के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको कार्डियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो हृदय का मतलब यहाँ पे कार्डियक हो गया है, और कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अमाशय का जो पहला पार्ट है कार्डियक, ठीक है, ये किसके पास है, हृदय के पास है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे अमाशय के 3 पार्ट हो गए, कार्डियक है ना, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक हार्ट के पास होता है। अब देखिए अमाशय के फर्स्ट पार्ट में भोजन गिरेगा तो यहाँ पे उस भोजन का कुछ ना कुछ पाचन होगा। तो पहले जो भोजन, भोजन पहले से ग्रास नली मुख गुगा के द्वारा
इस अमाशय के फर्स्ट पार्ट में आया था वह भोजन, उस भोजन में लगभग 4 तरह के एंजाइम मिक्स थे। परंतु यहाँ पे जैसे भोजन आएगा ना तो यहाँ पे भोजन एसिडिक हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्यों एसिडिक होता है, यानी अम्लीय क्यों हो जाता है। तो अमाशय के ये जो पार्ट होता है इसमें एसिटिक सेल होती हैं। क्या होती है? एसिटिक सेल। एसिटिक सेल का मतलब कि अम्लजन कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? अम्लजन कोशिकाएं, जो अम्ल को स्रावित करती है। अब अम्ल के रूप में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कौन स्रावित करती है? तो अम्लजन कोशिकाएं, एसिटिक सेल स्रावित करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्लवा जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे एक वीक एसिड भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अगर किसी स्किन यानी चमड़े गुद्देदार जगहों पर पड़ जाए ना तो उसको जला सकता है। तो आप सोच कर देखिए कि जब ये भी तो एक मांसल रचना ही है, अमाशय, ठीक है। ऐसा थोड़े कि प्लास्टिक का भगवान बना दिए इसको, नहीं, प्लास्टिक का ये नहीं है, ये भी एक मांसल रचना है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू से ये मिलकर बना है, परंतु ये जलता क्यों नहीं है? अब देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हमने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में जैसे प्रवेश करेगा, ठीक है, जो अम्लजन के द्वारा, अम्लजन कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो इस पार्ट को जलाता क्यों नहीं है? अब हम कहते हैं आपको कि आपके घर में जो पलंग है उस पलंग के ऊपर आप रुई बिछा दीजिए, आप पानी डालिए उसके ऊपर, तो फाइनली वो भीग जाएगा रुई। लेकिन उसी रुई के ऊपर आप एक पॉलीथीन बिछा दीजिए, ठीक है, पन्नी बिछा दीजिए और उसके ऊपर पानी डालिए, तब क्या होगा? भीगेगा? नहीं भीग सकता है। तो ऐसे ही कंडीशंस इसमें भी है, ठीक है। देखिए, ये अमाशय का जो फर्स्ट पार्ट कार्डियक है, इस कार्डियक वाले पार्ट में म्यूकोसा नामक एक झिल्ली पाया जाता है। किस तरह का झिल्ली पाया जाता है? म्यूकोसा। म्यूकोसा, ये झिल्ली पाया जाता है अमाशय के फर्स्ट पार्ट में। अमाशय के फर्स्ट पार्ट में ही नहीं, पूरे पार्ट में पाया जाता है। यानी अमाशय जो होता है इसके कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक तीनों पार्ट में म्यूकोसा नामक परत पाया जाता है, जो अम्ल जो HCl जो होता है ना, अम्लीय, यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को रोक के रखता है, जिससे हमारा अमाशय नहीं जलता है। अब देखिए, और इसका काम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भोजन को तो तोड़ता ही है, और साथ ही साथ जो जीवाणु, हमने आपको बताया था पहले कि मुख गुहा में क्या होते हैं, तो ये मुख गुहा में क्या होता है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है, ठीक है, जिसके ये आंसू में भी वो पाया जाता है, हमने आपको बताया भी था, ठीक है। जो वो एंजाइम भोजन में उपस्थित कीटाणु को क्या करता है? मारता है, जिसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। अब उस लाइसोजाइम के थ्रू अगर कोई जीवाणु या कीटाणु बच के अमाशय में आया होगा तो सोच सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका क्या घात करेगा? उसको तो मार देगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पेट को नहीं जलने देता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? म्यूकोसा नामक परत होता है, परंतु इसमें जो बैक्टीरिया प्रवेश करेंगे, जीवाणु, उनको ये मार देगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भोजन हो जाता है, ये भोजन को पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है? उसका रूप कैसा हो जाता है? स्वाद में यानी अम्लीय हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे वो एसिडिक हो जाता है। परंतु अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में स्राव होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ये इसका ज़्यादा अमाउंट, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा अमाउंट इस अमाशय के अंदरी दीवार को काट सकती है, मतलब घाव बना सकती है। तो जब अमाशय में कोई घाव होता है या शरीर के किसी इंटरनल भाग में घाव होता है, तो उस घाव को हम लोग अल्सर बोलते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। जबकि नॉर्मली स्किन के ऊपर जो होता है उसको घाव बोलते हैं, यहाँ पे। तो ये अमाशय के अंदर या किसी बॉडी के इंटरनल भाग में कोई घाव हो रहा है तो उसको अल्सर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए यदि आप ज़्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंटिन्यूसली 4-5 दिन तक भूखा रहेंगे ना, तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके प्रभाव, ये इसका जो इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट क्या करेगा? म्यूकोसा नामक परत को ख़त्म कर देगा, ठीक है। फाइनली पेट में क्या हो जाएगा? अल्सर की संभावना हो सकती है। इसलिए आप भूखे नहीं रहेंगे। हम अपने मतलब पूरे जीवन में भले किसी से दूसरे से नाराज़ हो जाए, लेकिन खाना से कभी नाराज़ नहीं होते हैं। तो वैसे ही आप भी कीजिएगा कि अगर कोई ऐसा किसी कारणवश अगर खाना छोड़ रहे हैं तो ये आपकी बुराई साबित हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे उस समय क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा आपके पेट में, ठीक है।
तो आपको खाना किसी भी कारण से नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिलीज़ करने वाली जो एसिडिक सेल यानी अम्लजन कोशिकाएं होती है वो यह नहीं समझती हैं कि खाना पेटवा में आया है कि नहीं, वो अम्ल को स्रावित करते रहती है। अब देखिए, तो अगर अम्लजन कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अधिक मात्रा में स्रावित कर देगी तो हमारे पेट में एसिडिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपने न्यूज़ में या आपने टीवी में ज़रूर सुना होगा, उसमें एक प्रचार आता है, ठीक है, वो क्या प्रचार है, शुरू हो गई गड़बड़ गड़बड़, है ना, ऐसा कुछ करके सिस्टम उसमें होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि जो समोसा खाने वाला होता है उसको क्या करता है, वो उसका क्या नाम है, इनो, वो क्या है जी, इनो है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इनो क्या होता है, भास्मिक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Mg, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, ये उसका फार्मूला होता है Mg, मतलब क्या बोलते हैं, इनो का। तो ये इनो क्या होता है, भास्मिक होता है। और हमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है, कि अम्ल के प्रभाव को केवल भस्म ही क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। अम्ल को मना सकता है कौन, भस्म मना सकता है, ठीक है। तो अम्ल का जितना इफेक्ट बढ़ा था उसके इफेक्ट को कौन कम कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो प्रभाव बढ़ाता है, परंतु यहाँ पे जो भस्म है इसको उसके प्रभाव को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। उसके बाद कहते थे कि 6 सेकंड में आराम हो जाता है फाइनली, है ना, मतलब बहुत तेज़ी से ये काम करता है, ठीक है। तब यहाँ से एसिडिक का प्रभाव तो फाइनली ख़त्म हो गया। उसके बाद भोजन आएगा बीच वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी भोजन कैसा रहेगा, अम्लीय ही रहेगा, कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, दूसरा पार्ट क्या है, कार्डियक फंडिक है, दूसरा फंडिक, ये कार्डियक यानी सी, फंडिक और पाइलोरिक पी हो जाएगा। इस तरह से ये 3 पार्ट हो गए। तो फंडिक वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में उंगलीनुमा संरचना होता है दोनों साइड से, ठीक है, इस तरह से चारों पार्ट से ऐसे उंगलीनुमा संरचना होता है। इस उंगलीनुमा संरचना को हम लोग रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूजी। ये जब भोजन कार्डियक यानी फर्स्ट पार्ट में से भोजन वहाँ सेकेंड पार्ट में जब आता है तो उस भोजन को हेहाव रहो यानी रोकने का काम करता है, क्योंकि इसमें ऐसे कांटेनुमा स्ट्रक्चर निकला होता है जो भोजन को रोक लेता है। अब यहाँ उस भोजन को अपघटित करने का काम करता है। क्या करता है, अपघटित करने का काम करता है। इसमें 2 तरह के एंजाइम इसकी दीवारों से निकलते हैं। कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं, 2 तरह के। हम अब ये मिटा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा। बीच वाला जो पार्ट है फंडिक, ये फंडिकवा जो है, फंडिकवा, इसके बॉडी से 2 एंजाइम निकलते हैं। फंडिक कितने एंजाइम निकलते हैं, 2। एक होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, और दूसरा होता है पेप्सिन। दूसरा क्या होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है कि जो हम लोग दूध पिए रहते हैं उस दूध को दही में बदल देता है। दूध को किस में बदल देता है, दही में। तो फंडिक वाला जो पार्ट है, ये अमाशय का बीच वाला पार्ट, इस पार्ट में ट्रिप्सिन और पेप्सिन निकलता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है कि जब हम दूध पीते हैं तो उस दूध को दही में बदल देता है। इसलिए आप देखोगे छोटे बच्चे जब अपने माँ का दूध पीते हैं ना, और जब वो उल्टी करते हैं तो वही दूध किस में बदल देता है, दही में। तो दूधवा को दही में बदलने का काम कौन करता है, ट्रिप्सिनवा करता है, ठीक है। वो दूधवा को दही में बदलने का काम कौन करता है, ट्रिप्सिनवा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, तो आप जितना दूध पीजिएगा वो दूध को दही में बदल देगा कौन, ट्रिप्सिन भैया दूध को बदल देंगे किस में, तो दही में। अब समझते ये पेप्सिन क्या करता है। तो हम जो भोजन खा रहे होते हैं उस भोजनवा में पेप्सिन जो एंजाइम होता है, ये केवल और केवल प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है, प्रोटीन। प से प्रोटीन, प से पेप्सिन, प से पेट में, ठीक है, और प से पाइलोरिक प्रोटीन को, है ना, पेप्सिन पाइलोरिक जो होता है, यानी अमाशय का तीसरा पार्ट जो होता है पाइलोरिक, ये पाइलोरिक जो होता है इसमें पेप्सिन एंजाइम निकलता है। तो प से पेप्सिन, प से पाइलोरिक, प से प्रोटीन को ये क्या करता है, पचाने का काम करता है, यानी प्रोटीन को अपघटित करने का काम करता है। हम जितने भी भोजन को खाते हैं उस सभी भोजन में सबसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रोटीन होता है। प्रोटीन का अपघटन 3 स्टेप में होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे लंबा प्रोसेस ये लेता है प्रोटीन, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे
बाकी इसके अलावा जो भी फूड्स होते हैं उन सभी वो सभी फूड क्या होते हैं, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होते जितना कि प्रोटीन होता है। प्रोटीन बहुत लंबे समय ले लेता है पाचन करने में यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पचा देता है ना। और ट्रिप्सिन दूध को दही में बदल देता है पचाने के लिए उसको, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ से जो इसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है ये पाइलोरिक, सॉरी ये सब के सब अभी हमने जो बताया ये फंडिक में होता है, ठीक है। किस में होता है, फंडिक में। अब बात आती है पाइलोरिक की, किसकी बात आती है, पाइलोरिक की, ठीक है। अब ये सब के सब किस में होता है, फंडिक में होता है। हमने पाइलोरिक बोला जो कि गलत था, ठीक है। यहाँ पे ये फंडिक में होता है। अब तीसरा जो पार्ट होता है यहाँ पे फंडिक। अब भोजन यहाँ से अब घटित होने के बाद फाइनली कहाँ आएगा, पाइलोरिक में। तो पाइलोरिक में भी क्या रहेगा, अम्लीय भोजन ही रहेगा। यानी अमाशय के तीनों भाग में, तीनों पार्ट में भोजन जब आएगा तो वो अम्लीय भोजन ही रही, ना कि वास्तविक भोजन रहेगा। तो अब हमने आपको बताया था कि अमाशय के इंटरनल भागवा में क्या पाया जाता है, म्यूकोसा, जो अम्लीय प्रभाव से अमाशय को जलने नहीं देता है। परंतु इसके बाद स्टार्ट होता है छोटी आंत। कौन सा स्टार्ट होता है, छोटी आंत। इसके 3 भाग होते हैं, है ना, ग्रहणी, जेजुलम, इलियम। ग्रहणी और जेजुलम, इलियम होता है। तब म्यूकोसा नामक परत केवल अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। ये ग्रहणी, जेजुलम और इलियम यानी छोटी आंत में नहीं पाया जाता है। तो अब हमसे बताइए कि जब ये भोजनवा आगे बढ़ेगा तो छोटी आंत को जलाएगा नहीं पाया जाता है, और ये भोजन जो आगे है ये आगे बढ़ेगा तो कैसा होगा, ये अम्लीय होगा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। तो ये तो भोजनवा आगे बढ़ेगा जैसे वैसे तो इस छोटी आंत को तो जला ही देगा ना, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसके जस्ट बगली में माने बगल में, ठीक है, होते हैं लीवर भैया। कौन होते हैं, लीवर भैया। कौन होते हैं, लीवर, यहाँ पे। और इसका कनेक्शन होता है इसमें, है ना, लगभग ये 1.5 kg का होता है। क्या होता है, 1.5 kg का होता है। हम इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं ताकि इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके जस्ट बगल में, है ना, अमाशय के इस साइड में क्या होता है, लीवर होता है। ये लीवर जो होता है लगभग ट्रेंगुलर शेप में होता है, त्रिभुजाकार होता है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg का होता है, ठीक है। तो ये जो यकृत है ये केवल पित्त को बनाता है। क्या बनाता है, पित्त को बनाता है। और जितना इसके अंदर पित्त बनते हैं ना, उस पित्त को इस पित्त थैली में, यानी इस छोटे से स्ट्रक्चर में क्या करता है, स्टोरेज कर लेता है। और इसका जो कॉलर होता है ये थोड़ा ग्रीन टाइप का होता है। अब ये पित्त जो होता है ना, ये एक भस्म का काम करता है। किसका काम करता है, भस्म, मतलब ये कड़वा होता है, ठीक है। आप देखोगे कि जो छोटे छोटे जीव जब लोग काटते हैं ना, जैसे मुर्गा हो गया, उसको काटते तब जो उसका कलेजी होता है ना, उसके ऊपर जस्ट ये हरा टाइप में होता है, गोलाकार, ठीक है। जो ये क्या होता है, भास्मिक होता है। तो हमने पहले बताया कि अम्ल के प्रभाव को, यानी अम्ल को केवल कौन मना सकता है, भस्म मना सकता है, भस्म उसको शांत कर सकता है। तो यहाँ से जो ये पित्ताशय है, यानी पित्त की थैली है, इसके द्वारा क्या होता है, ये जितना पित्त बनाएगा वो सब बना के इसमें डाल देगा, ठीक है, यहाँ पे। और इसके द्वारा यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है ये पाइलोरिक, इसमें जितना भी भोजन आगे बढ़ेगा उस भोजन के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देगा, जिससे वो भोजन क्या हो जाएगा, अम्लीय से भास्मिक हो जाएगा। अब बताइए, भास्मिक भोजन जब आगे छोटी आंत में बढ़ी तो वो छोटी आंत को जलाएगा, नहीं जला सकता है। जबकि अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो वैसे कंडीशन में आपके जितने भी भोजन होंगे अम्लीय भोजन, वो सब के सब यहाँ पे छोटी आंत में जाएंगे और छोटी आंत को क्या कर देंगे, पूरा छेद कर देंगे। उसके बाद से आप खाना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कौन कर देता है, ये पित्ताशय से उत्पन्न होने वाला पित्त, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में आप कुछ समझ पाए होंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है यहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत, इसको हम नेक्स्ट डे बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।